हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। इस सेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में समझेंगे। बट बिफोर यू स्टार्ट दिस, हम लास्ट क्लास से जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो एक होमवर्क आपको मैंने ये दिया हुआ था, विच इज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नीट 2023 के क्वेश्चन थे और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस में से एक है। तो अगर आप देखो इसमें क्या पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लेट्स स्टडी ऑल ऑफ दिस। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं इनमें दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। पहले बात, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स का मतलब है कोई भी एटम जो उसके सबसे नेचुरल फॉर्म, जैसे हाइड्रोजन एटम का नेचुरल फॉर्म H2, ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म O2, नाइट्रोजन का नेचुरल फॉर्म N2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2। तो किसी भी एटम का सबसे नेचुरल फॉर्म मतलब जिस स्टेट में, जिस तरीके से ये एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन एक्ट, अगर आप नेचर में हाइड्रोजन ढूंढने जाओगे आपको हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेंगे, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, क्योंकि ये नेचुरल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। तो इन सब को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब पूछा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके जो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, फ्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है। इनमें दो फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। इज इट राइट? नहीं, एटम्स के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ए इज रॉन्ग। ए इज रॉन्ग मीन्स ऑप्शन डी इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। करेक्ट। इवन ऑप्शन बी देख लो, ये भी हो नहीं सकता। बचा क्या? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी करेक्ट है। बी करेक्ट मतलब देखो यहाँ पे बी करेक्ट है, यहाँ पे बी है ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो एग्जाम में हमेशा आपको टाइम बचाना है और इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को भी एलाबोरेट करेंगे। ऑप्शन थ्री, दिस सी इज सेइंग व्हाट? ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन के आइसोटोप लेते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, 1,1H, 2,1H, 3,1H। इसको हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जनरल हाइड्रोजन या प्रोटियम। इसको ड्यूटेरियम, हेवी हाइड्रोजन। ये ट्राइटियम, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। करेक्ट। ये जो तीनों हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप से, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है PPTY, ये सारे के सारे सेम होते हैं। मतलब हाइड्रोजन आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी है, ड्यूटेरियम के केमिकल प्रॉपर्टी, ट्राइटियम के केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इनके केमिकल रिएक्शन करने का क्षमता एग्जैक्टली सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या होता है इनका? इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, दीज आर डिफरेंट। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, जैसे एग्जांपल लो, मास, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो सबका मास भी डिफरेंट होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट सेइंग आइसोटोप्स गिवन एलिमेंट हैव शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर करेक्टली न्यूक्लियंस। अभी न्यूक्लियंस है क्या? न्यूक्लियंस को समझो। देखो, जैसे कि एक गांव में जो लोग रहते हैं उनको विलेजर्स बोलते हैं। सिमिलरली एक न्यूक्लियंस के जो लोग हैं, न्यूक्लियस के लोग हैं, इनको न्यूक्लियंस बोलते हैं। न्यूक्लियस के लोग कौन है? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है? नो। तो इनको मैं न्यूक्लियन कैसे बोलूं? नहीं बोल सकता। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लास्ट वन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। यस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि मोल कंसेप्ट आपने सीखा होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम होता है। ऑल्दो इट इज रॉन्ग, बट डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से इट इज करेक्ट। डाल्टन्स उस टाइम पे ये बताया था कि किसी भी, जैसे ये एक इरेजर है, इसका जो फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जिससे ये इरेजर बना हुआ है, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज द एटम। गॉट इट? और एटम को फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो यही पूछा है, डाल्टन के हिसाब से बताओ क्या करेक्ट है। ठीक है, डाल्टन के हिसाब से अल्टीमेट पार्टिकल एटम ही होता है किसी भी मैटर का। और तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन देखो,
statement B, statement C, and B, C, E. They're correct. I gave you another question, which was this. ये भी बेसिकली एक क्वेश्चन है जो मैंने इसका आधा सॉल्व करके आपको दिया हुआ था पहले, और बाकी आधा मैंने बोला था इसका निकाल लो, ठीक है। तो अगर आप इसका भी निकाल लोगे, ऑल्दो जस्ट फॉर्मूला सेम है, इसमें लिथियम 2 प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और एनर्जी निकालना था, हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और एनर्जी निकालना था। तो मैंने आपको ये पहले ही करके दिया था क्लास में, और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आई हैव डन इट। अब बस वैल्यू पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर, एंड यू विल बी गेटिंग ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, बस क्रॉस चेक कर लेना। आई होप यू हैव डन दिस HW। सो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास का जो फाइनल टॉपिक था, विच वॉज वी फाउंड आउट द लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी। अब बोर थ्योरी के लिमिटेशंस में मैंने आपको बताया था, बोर थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम, जिसका मतलब क्या है यू डोंट नो। आज हम इसके बारे में जानेंगे, फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। और बोर थ्योरी इवन जीमैन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इनका मतलब क्या है, तो ये हम आज के क्लास में समझेंगे कि इस लिमिटेशन का मतलब क्या है, और इस लिमिटेशन को फुल सॉल्व करने के लिए क्या करा गया, ठीक है। तो बिफोर वी गो एंड डिस्कस दिस फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, जीमैन स्टार के इफेक्ट के बारे में, हम कुछ और बेसिक्स पढ़ लेते हैं बोर थ्योरी के जो एप्लीकेशन है उसी में, ठीक है। और उसी में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वंस यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन हम आगे बढ़ेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग दिस फाइन स्पेक्ट्रम एंड स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? देखो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड पे फोकस करना, देयर आर टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। तो एक रेडिएशन जिसमें दो कंपोनेंट होता हो, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। मैग्नेटिक कंपोनेंट, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट में दोनों कंपोनेंट मिला के जो रेडिएशन बनाता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझना है आपको? लेट्स जूम इट। आपको दिख रहा होगा दो वेवलेंथ मैंने आपको दिखाई, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। अगर आप ढंग से देखो 3 डायमेंशन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये जो एक्स जेड प्लेन है, ये वाला प्लेन, इसमें रेड कलर का वेब रेडिएशन दिख रहा है, रेड कलर के वेव्स दिख रहे हैं। ये जो रेड कलर के वेव्स है, ये इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक कंपोनेंट, बी फॉर मैग्नेटिक कंपोनेंट। देखो ये वेव किस प्लेन पे? एक्जेक्ट प्लेन पे, करेक्ट। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपोनेंट। दिस रेड वन इज मैग्नेटिक कंपोनेंट। लेट मी हाईलाइट हियर, मैग्नेटिक कंपोनेंट। और जो ब्लू कलर है, देखो इसका प्लेन चेक करना, ये कौन से प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे। देखो ऐसे ऐसे करके एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो होता क्या है, अगर कोई रेडिएशन अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, तो रेडिएशन किस तरह ट्रेवल कर रहा है? एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है। तो रेडिएशन ट्रेवल करने का मतलब होता है उस रेडिएशन में दो कंपोनेंट छुपा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट एक साथ ट्रेवल कर रहा होता है उसी एक्स एक्सिस के दौरान, और दोनों कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है विच इज 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री? जैसे यहां पे आपने देखा कि एक एक्जेड प्लेन पे है और दूसरा एक्स वाई प्लेन पे है। तो एक्जेड प्लेन के इसके साथ एक्स वाई प्लेन के जो ब्लू कलर के वेव्स है या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इनके बीच में एंगल कितना है? ये एंगल देखो कि रेड और ब्लू के बीच में एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट। तो हमेशा जब भी कोई रेडिएशन एक वेव की तरह एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, उस वेब में दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट बेसिकली मूव कर रहा होता है। ये दोनों कंपोनेंट मिलकर इस रेडिएशन को, वेब को बनाता है, ओके। और ये दोनों कंपोनेंट का जो एंगल है हमेशा जो मेंटेन होता है विच इज 90 डिग्री। तो ये दोनों कंपोनेंट एक साथ मिलकर क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाएगा। ये मिलकर हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, जिनको हम इन जनरली इस तरीके से इन जनरली रिप्रेजेंट करेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सर्टेन डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है। जब इस सर्टेन डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब इस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्चुअली दो कंपोनेंट एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ये दोनों कंपोनेंट मिलके ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको बनाता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल्स में आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन फिजिक्स सीखोगे, अभी के लिए बस इतना चाहिए। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इन दोनों कंपोनेंट को मिलाकर इस तरीके से ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने ड्रॉ किया जो कि अगेन दो इलेक्ट्रो और मैग्नेट दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, मिक्सचर लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसका मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटेंसिटी। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, एंड सिमिलरली आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और भी प्रॉपर्टी सीखेंगे। पहले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटेंसिटी, व्हाट डज दैट मीन। तो इसके लिए मैं दो रेडिएशन ड्रॉ करूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक रेडिएशन और ड्रॉ कैसे करूंगा, यह हमारा बेस लाइन, मान लो कोई रेडिएशन इस तरफ ट्रैवल कर रहा है तो इसका दो तरीके के रेडिएशन आई विल बी ड्रॉइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉपी दिस। Okay, fine. First of all, if you see, I can draw in this way. All right. Second is I can draw in this way. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप बोलोगे डिफरेंस और इसका है, ये इसका देखो हाइट कम है, या फिर ऊपर का हाइट नीचे का हाइट, ऊपर भी कम है नीचे भी कम है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आता है। और इसका ऊपर का हाइट ऑलमोस्ट इसका डबल है, नीचे का हाइट भी ऑलमोस्ट इसका, नीचे का डेप्थ है ऑलमोस्ट इसका डबल है। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन दोनों रेडिएशन में डिफरेंस क्या है, इसका जो हाइट और इसका जो डेप्थ ये दोनों कम है, इसका हाइट डेप्थ दोनों ज़्यादा है। इस हाइट को या फिर इस डेप्थ को हम बोलते हैं इस रेडिएशन का एम्पलीट्यूड, और इसको भी हम इस रेडिएशन का एम्पलीट्यूड। कौन सा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? डेफिनेटली द सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मोर एम्पलीट्यूड, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लेस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना उस वेव का, उतना उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। और इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो मैं पहले ये लिख दूँ, इंटेंसिटी ऑफ इस रेडिएशन ज़्यादा होने का मतलब यह है एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना। ऑल्दो इन सब का एक्सप्रेशन आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म या फिर लाइट्स में सीखोगे जो कि फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है, हमें बस बेसिक्स चाहिए। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से होता क्या है, इंटेंसिटी बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट या रेडिएशन बढ़ जाता है। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल, ब्राइटनेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, दो कलर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो कलर आई एम जस्ट शोइंग टू यू। एक कलर में इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ये कौन सा कलर है, ये रेड कलर है, करेक्ट। और एक कलर में यहां से ड्रॉ करूंगा, ये बताना कौन सा कलर है, ये भी रेड कलर है। कैन यू टेल मी, इन दोनों रेड कलर है, ज्यादा ब्राइट कौन है, ये ज्यादा ब्राइट है या फिर ये ज्यादा ब्राइट है? ये ज्यादा ब्राइट है। जितना ब्राइटनेस ज्यादा मतलब उतना इंटेंसिटी ज्यादा, दैट्स ऑल। अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी फिजिक्स में सीख लोगे। तो ये जो है ये लेस ब्राइटनेस, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स मोर ब्राइटनेस। समझ में आ गया। और ब्राइटनेस ज्यादा कब होगा लाइट का, जब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज्यादा होगा, मतलब हाइट भी ज्यादा होगा, डेप्थ भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट का नाम हम देते हैं, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट है इसका नाम देते हैं हम ट्रफ, TROUGH। ऑलराइट, तो यहां पे भी क्रेस्ट, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम ट्रफ। मतलब क्रेस्ट का हाइट जितना ज्यादा होगा उतना, या फिर ट्रफ का डेप्थ जितना ज्यादा होगा, ऑल्दो दोनों हाइट डेप्थ दोनों सेम होता है, तो जितना ज्यादा क्रेस्ट या ट्रफ होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उतना लाइट इंटेंस होगा, क्योंकि लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना। समझ में आ गया।
तो उतना जो रेडिएशन है ज़्यादा इंटेंस होगा, रेडिएशन ज़्यादा ब्राइट होगा। ब्राइट होने का मतलब, इंटेंस होने का मतलब, यू हैव गिवन एग्जांपल, ये ब्राइट रेड कलर है या इंटेंस रेड कलर है या डार्क रेड कलर है। ओके, तो इट हैज़ मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर एम्पलीट्यूड, इट हैज़ लेस इंटेंसिटी मीन्स लेस एम्पलीट्यूड। ऑल राइट, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है किसी भी रेडिएशन का, बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट। वेवलेंथ का मतलब ये है कि ये आपका हो गया क्रेस्ट, ये आपका हो गया ट्रफ, ये आपका क्या है, फिर से क्रेस्ट है, ये आपके यहां पे क्या है, फिर से ट्रफ है। लेट मी जस्ट शो इट इन अ डिफरेंट वे। ये आपका ट्रफ है और ये भी आपका ट्रफ है। करेक्ट। तो वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को हम लैम्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ। या फिर दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस देख लो, और सारे डिस्टेंस सेम ही है, इसको हम लैम्डा बोल सकते हैं। करेक्ट। या फिर अगर आप बोलोगे नहीं मुझे यहां से भी नहीं देखना, मुझे यहां से भी नहीं देखना, आई हैव टू, मुझे कहीं और से देखना है, तो अगर आप यहां से देखना चाहोगे तो इस पॉइंट से देखना चाहोगे, इस पॉइंट से ऊपर जाओ, नीचे आओ, इस पॉइंट पे वापस आओ, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को भी हम लैम्डा बोल सकते हैं। अगर आप यहां से देखना चाहोगे तो नीचे जाओ, ऊपर जाओ, यहाँ पे आओ, तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, लैम्डा बोलना चाहोगे। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, या फिर अगर आप इस पॉइंट से लेना है तो इस पॉइंट से नेक्स्ट सेम पॉइंट का डिस्टेंस। करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ या लैम्डा। तो अब होता क्या है, जब एक, जैसे ये क्या है, ये बेसिकली इस जगह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली शुरू हो रहा है। शुरू कहां से, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो शुरुआत से यहां से ऊपर जाना, नीचे आना, फिर सेम पॉइंट पे वापस आना, इस प्रोसेस को करने को, मतलब इस जगह से, ये जो ये जगह है, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने को, मतलब ऊपर जाना, नीचे आना, यहां पे वापस आना, इस पूरे प्रोसेस को करने को हम बोलते हैं वन साइकिल कंप्लीशन। कंप्लीशन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या बाय द वेव। इस वेव का यहां से शुरू होके यहां पे जाना, नीचे आना, वापस इस पॉइंट पे आना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करना। अच्छा, अगर यहां से जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, नीचे आया, यहां पे आया, हाउ मेनी साइकिल गेट्स कंप्लीटेड, 2 साइकिल्स गेट कंप्लीटेड। ऑल राइट। तो होता क्या है, इस सोर्स से हमेशा रेडिएशन निकलते रहता, मतलब ऐसे रेडिएशन ट्रेवल करते रहता, और ऐसे आगे बढ़ते रहता, और इस सोर्स से निकलते रहता। करेक्ट। और यहां से एक बार निकला, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर यहां पे जब रेडिएशन गया तो कितने साइकिल कंप्लीट हुआ, 2 साइकिल, क्योंकि ये तो यहां से निकला जा रहा है और ये रेडिएशन आगे प्रोपागेट करे जा रहा है। फाइन। तो एक साइकिल जब कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्लीट करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वेवलेंथ। इससे यहाँ के जो डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। करेक्ट। और इसी लेंथ को अगर थोड़ा शिफ्ट, इसको यहां से शिफ्ट कर दोगे, इसको यहां से शिफ्ट कर दोगे, ये डिस्टेंस मिलेगा, जो कि दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस बनाता है, या दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस बनाता है। तो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, या फिर एक साइकिल कंप्लीट जब होता है, उस एक साइकिल कंप्लीशन के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। गॉट इट। तो इस लेंथ को, इस लेंथ को या इस लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक और पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए फिर से हम ड्रॉ करेंगे। अगेन इस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकला जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, मतलब आगे प्रोपागेट भी करेगा और यहां से निकलता जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था, लेट मी ड्रॉ वन, एंड इस तरीके से प्रोपागेट करता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस में
मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जगह से इस जगह पे इस तरीके से एक बार जाना मतलब 1 साइकिल कंप्लीशन होना। और एक साइकिल कंप्लीशन जब होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कितना डिस्टेंस मतलब कितने वेवलेंथ ट्रैवल होता है। सो इसमें जो ट्रेवल्ड वेवलेंथ है यहां से यहां तक का, दैट इज लैम्डा। एक साइकिल कंप्लीशन में लैम्डा वेवलेंथ, ये जो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस ये ऐसी इस तरीके से हो गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसी के ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं, इससे इसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो एक साइकिल कंप्लीट होना मतलब एक लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली द नंबर ऑफ साइकिल्स, कितने साइकिल कंप्लीट होता है मतलब कितने वेवलेंथ निकलता है, कितने, ये वाला जो वेवलेंथ है मतलब ये वाला, ये है वेव है, ये वाला वेव का नंबर कितना है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब एक सेकेंड में अगर मान लो कोई रेडिएशन है, एक सेकेंड में यहां से यहां पे निकला, एक सेकेंड में, टाइम एक सेकेंड है, यहां से शुरू हुआ होके एक सेकेंड में यहां से यहां पे गया, टाइम लगा एक सेकेंड, तो कितने साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 2 कब होगा, जब टाइम एक सेकेंड, टाइम उतना ही रहेगा, पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये बहुत फास्ट निकलेगा, इस सोर्स से बहुत फास्ट निकलेगा, और एक सेकेंड में मान लो यहां से यहां पे, तो यहां से यहां पे एक साइकिल हो गया, यहां से यहां पे दूसरा साइकिल हो गया, तो यहां पे 2 साइकिल कंप्लीट हो। 2 साइकिल कंप्लीट कब होगा, जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत फास्ट निकलेगा। 3 साइकिल कंप्लीट कब होगा, जब और फास्ट निकलेगा, क्योंकि टाइम तो एक सेकंड ही है, उसी एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होता है मतलब कितने लैम्डा वेवलेंथ निकलता है, कहां से, इस सोर्स से। गॉट इट। तो इसीलिए नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होता है मतलब एक सेकंड में कितने वेवलेंथ निकलता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि एक वेवलेंथ निकालना मतलब एक साइकिल कंप्लीट होना। तो अगर वेवलेंथ जो रेडिएशन है बहुत स्लो निकलेगा इस सोर्स से, तो आराम आराम से निकलेगा, तो एक सेकंड में मान लो एक निकला, फ्रीक्वेंसी 1, एक सेकंड में 2 निकला, फ्रीक्वेंसी 2, एक सेकंड में 3 निकला, फ्रीक्वेंसी 3। अब और फास्ट हुआ, एक सेकंड में 10 निकला, फ्रीक्वेंसी 10, एक सेकंड में 1000 निकला, फ्रीक्वेंसी 1000। गॉट इट। तो और एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना, लैम्डा वेवलेंथ ट्रेवल करना, राइट। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे फ्रीक्वेंसी को, तो कैसे करेंगे। तो मान लो हमारे पास एक लाइट है, एंड यू नो स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हर एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है, ठीक है। ये मान लेते सी मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं सी मीटर पर सेकेंड। सी का वैल्यू हमें पता है, बट आई विल बी कीपिंग इट एज सी, जिसका वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, बट हम सी को यूज करेंगे टू सॉल्व दिस थिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में जो लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स, लाइट मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स सी मीटर डिस्टेंस, कितने टाइम पे, एक सेकेंड में। और इसी एक सेकेंड में मुझे ये निकालना है कितने साइकिल कंप्लीट होता है, कितने साइकिल, ये वाला साइकिल कितने कंप्लीट होता है एक सेकेंड में, करेक्ट। तो टाइम तो एक सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी मीटर पर सेकेंड, तो इसी एक सेकेंड टाइम पे सी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो मतलब मुझे ये निकालना है सी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होना मतलब कितने साइकिल कंप्लीट होना, क्योंकि एक सेकेंड में हमें निकालना है, वो तो एक सेकेंड ऑलरेडी टाइम एक सेकेंड ही है। तो सी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होना मतलब कितने साइकिल कंप्लीट होना। हमें ऑलरेडी पता है ना कि एक साइकिल कंप्लीशन मतलब लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस से बेटर वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, बट या आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 या फिर लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल
बिलोंग्स टू वन साइकिल कंप्लीशन। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होना मतलब लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना। लाइट ने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सी मीटर। तो सी डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितने साइकिल कंप्लीशन? तो सी बाई लैम्डा साइकिल कंप्लीशन। और ये सी बाई लैम्डा साइकिल कंप्लीशन तब हुआ है जब लाइट ने सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ये सी डिस्टेंस ट्रेवल कब किया है? एक सेकंड में किया है। मतलब इस एक सेकंड में इतने साइकिल कंप्लीट हुआ है। एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी न्यू। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि यहाँ पे लाइट है इज इक्वल टू व्हाट? इसको हम न्यू साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी using this, using mathematical expression. All right, fine. अब इसी फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐसा करें, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये जो c है, स्पीड ऑफ लाइट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका वैल्यू कितना है? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम ऐसा बोल सकते क्या? देयरफॉर न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कम निकलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। और लैम्डा क्या है? लैम्डा बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 साइकिल, है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होता है? ऐसा क्यों? समझो, सिंपल सी बात। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है, दो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ। एक हो गया जिसका वेवलेंथ कम है और दूसरे का वेवलेंथ ज्यादा है। इसका वेवलेंथ यहां से यहां तक है, ये लैम्डा है, और इसका वेवलेंथ यहां से यहां तक है, ये लैम्डा है। तो एक सिंपली मुझे बात बताओ, यहां से यहां पे इतना डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब एक साइकिल कंप्लीट होना होता है। और इस वाले केस में इतना डिस्टेंस कंप्लीट करना मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब ये डिस्टेंस वर्सेस उसका देखो 3 टाइम्स ऑलमोस्ट डिस्टेंस। तो यहां पे क्या वेवलेंथ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से एक साइकिल कंप्लीट होता है, यहां पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करने से एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब टाइम तो 1 सेकेंड ही है। टाइम अगर 1 सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा, किसका? वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। स्पीड सेम है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके एक साइकिल होगा। और यहां पे बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब एक साइकिल होना। तो अगर वेलोसिटी स्पीड सेम है तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगेगा। मतलब 1 सेकेंड टाइम में ये ज्यादा साइकिल कंप्लीट कर पाएगा और इसी 1 सेकेंड टाइम में ये कंपेरेटिवली कम साइकिल कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीशन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। तो 1 सेकेंड में डेफिनेटली कम साइकिल कंप्लीट होगा, और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। मतलब 1 सेकेंड में बहुत सारा साइकिल कंप्लीट हो सकता है। करेक्ट? इसीलिए जितना वेवलेंथ कम होता है, मतलब ये वाला कम होता है, उतना 1 सेकेंड में ज्यादा साइकिल कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि हर एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम लगता है, क्योंकि साइकिल ही छोटा है। तो इसलिए लैम्डा और न्यू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गॉट इट? तो यहां पे 2 चीजें हम करते हैं। पहला, यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले हम लैम्डा का यूनिट निकालते हैं। देखो, एक होता है सीजीएस में और एक होता है एसआई में। लैम्डा एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ का यूनिट सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, एसआई में मीटर होता है। दैट्स ऑल, हो गया। यही चीज अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे सीजीएस में और एसआई में,
क्या निकलेगा? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने साइकिल एक सेकंड में। जब साइकिल का तो कोई यूनिट है नहीं ना, नंबर का कौन सा यूनिट होता है, कोई यूनिट नहीं होता। पर सेकंड मतलब एक सेकंड। तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो, सीजीएस यूनिट हो ऐसा यूनिट, दोनों का मतलब सेकंड इनवर्स ही होता है, क्योंकि पर सेकंड हमें देखना होता है। पर सेकंड को कैसे लिखते हैं हम? पर सेकंड विच इज इक्विवेलेंट टू सेकंड इनवर्स, पर सेकंड विच इज इक्विवेलेंट टू सेकंड इनवर्स। या फिर अगर आप मैं इक्वेशन से करना चाहोगे वो भी कर सकते हो, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। सी मतलब मान लो स्पीड ऑफ लाइट, मान लो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या है? एसआई में मीटर होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा एंड यू विल बी हैविंग सेकंड इनवर्स लेफ्ट। तो आप इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, आप डेफिनेशन से भी इसका यूनिट निकाल सकते हो। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने समझा, इसी को देख के स्पेक्ट्रल लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को समझते हैं हम। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखते हो, ये जो है इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो पूरा डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो, फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्ज से रिप्रेजेंट, एच जेड इससे रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या है? ये जो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स का एक और नाम है HERTZ, या फिर शॉर्टकट में HZ। ठीक है, सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज बोलते हैं। तो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब लेफ्ट से राइट जाने से फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी कम होगा मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। और इसको यहां पे भी दिखाया हुआ है, इफ यू सी लुक एट दिस प्रॉपरली, 10⁻⁻12 वेवलेंथ मीटर में, 10⁻⁻2 वेवलेंथ मीटर में, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये सारे बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव्स का होता है, जिससे हम फोन पे बातें करते हैं। माइक्रोवेव्स का उससे कम, इंफ्रारेड का उससे कम, विजिबल रीजन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट, उसका ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेस। सबसे पावरफुल क्या होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रेस का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन कहाँ पे मिलता है? गामा रेडिएशन मिलता है स्पेस में। ठीक है, और अगर इतना खतरनाक, इतना एनर्जेटिक होता है, ये पूरे डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, सबने दी हल्क मूवी देखा होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में गामा रेस आएगा तो आप हल्क बन जाओगे, नहीं, आपका पूरा डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, आपका डीएनए का ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यू विल बी डेड। ठीक है, एक्सरे, एक्सरे का काम क्या होता है? एक्सरे इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन एक्सरे होते हैं, जिसको बेसिकली यूज करा जाता है बोन डेंसिटी चेक करके, बेसिकली हमारा हाथ का पिक्चर निकालने के लिए, बॉडी के जो हड्डियों का पिक्चर है उसका निकालने के लिए। क्योंकि एक्सरे इतना पावरफुल होता है कि जो ब्लड वेसल्स हो, ठीक है, इसको क्रॉस आराम से निकल पाए इसको, पर बोन्स से ये नहीं निकल पाता है। तो बोन का पिक्चर इसलिए एक्सरे से निकाला जा सकता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये कैंसर कॉजिंग, आपके स्किन पे आएगा, इतना पावरफुल है, आपके स्किन इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका होता है कि आपके स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो आपका स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, देन ये विजिबल, विजिबल का मतलब क्या है? ये वो रीजियन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिससे हम देख पाते हैं। मतलब हमारे आंखें बस विजिबल रीजियन के लाइट्स को ही देख पाते हैं। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें से बस इतना सा रीजियन हम देख पाते हैं। ये रीजियंस में जो भी है हम नहीं देख पाते, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम नहीं देख पाते। तो लाइट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, हर कोई लाइट है, पर हमारे लिए लाइट बस इतना सा है, विजिबल रीजन का लाइट से। समझ में आ गया? उसके बाद इंफ्रारेड, जैसे इंफ्रारेड डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स जो होते हैं, दे सी इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब रात को भी इसलिए देख पाते क्योंकि उनकी आंखें इंफ्रारेड लाइट को देख सकती है। तो जब इंफ्रारेड लाइट किसी पे कोलाइड करके रिफ्लेक्ट होके उसके आंखों में आएगा, दैट सब्जेक्ट, हम चीजें कैसे, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्यों देख पाते हैं? कि लाइट मोबाइल फोन से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रहा है। तो वैसे ही जो इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट को जो देख पाते हैं डॉग्स, कैट्स, उनके क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस पे इंफ्रारेड लाइट कोलाइड करेगा, रिफ्लेक्ट होकर उसके आंखों में आएगा, तो सब वो ऑब्जेक्ट वो देख पाएगा रात को, पर हम नहीं देख पाते, हम बस विजिबल रीजन के लाइट्स को देख पाते। माइक्रोवेव्स रेडिएशन, इसका यूज क्या है? माइक्रोवेव रेडिएशन बेसिकली ऐसा मान लो, घर पे जो माइक्रोवेव मशीन्स होते हैं,
कुकिंग वायर, तो माइक उसमें यूज होता है। तो सच में ये कोई रेडिएशन मतलब, डेफिनेटली ये रेडिएशन मतलब कोई हीट है क्या इसमें? नहीं। माइक्रोवेव रेडिएशन बेसिकली आप हायर स्टडीज में सीखोगे, माइक्रोवेव रेडिएशन पोलर मॉलिक्यूल्स में काम करते हैं। तो वाटर जो है ना, हर एक फूड में वाटर कंटेंट तो होता है ये। तो जब वाटर के साथ वाटर पे माइक्रोवेव रेडिएशन गिरेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होते ही उसमें वाटर मॉलिक्यूल में हीट प्रोड्यूस होता है। वाटर मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन के एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट से ही बेसिकली फूड कुक होता है। तो ऐसा अगर मान लो कोई फूड है जिसमें वाटर है ही नहीं या कोई पोलर मॉलिक्यूल है नहीं, उस केस में माइक्रोवेव रेडिएशन आप कितना भी दे दो, कुकिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पोलर मॉलिक्यूल चाहिए। जैसे खाने में वाटर कंटेंट होता है, इसलिए माइक्रोवेव अच्छे से कुक कर पाता है, क्योंकि माइक्रोवेव सीधा वाटर मॉलिक्यूल को अटैक करता है और उसको एक्साइटेड करके उससे हीट प्रोड्यूस करता है, वाटर को इवेपोरेट करके हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रेडियो वेव्स फोन पे बातें करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बस अब इतना याद रख लो कि जो इस 300 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर का जो रीजन है, ये बेसिकली विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा रेस का। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव्स का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेस का। अगर आप ऐसे देखोगे लाइट्स को तो आपको ये भी पता होगा, ये आपका वी आई बी, जस्ट अ सेकेंड, वी आई पी जी वाई ओ आर, विवग्योर रीजियन। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? लैम्डा, इफ यू नो, देखो लैम्डा इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। लैम्डा इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट का होता है? रेड लाइट का होता है। इसलिए रेड लाइट बहुत दूर से अच्छे से देखा जा सकता है। अगर आप इस रीजन को देखोगे, अभी भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे इंटेंस कौन सा लाइट लग रहा है? ये वाला रीजन इंटेंस है, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे जो लाइट निकल के आपकी आंखों में आ रहा है ना, स्क्रीन से आपकी आंखों में आ रहा है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। गॉट इट? इवन इसका इंटेंसिटी भी अच्छा खासा है। करेक्ट, दैट्स वाई। तो इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट यूज करा जाता है। गॉट इट? कि दूर से दिखना चाहिए, कि जाना नहीं है। ग्रीन लाइट लगा हुआ है तो आप जाओगे, नो प्रॉब्लम, देखो ना देखो नो प्रॉब्लम, पर रेड लाइट है तो नहीं जाना है। तो बहुत दूर से भी दिखना चाहिए रेड लाइट, इसलिए रेड लाइट सिग्नल में यूज करा जाता है। इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रेड लाइट का हाइस्ट होता है विजिबल लाइट में से। ठीक है, अगर बोलते सर अगर हम इंफ्रारेड देख पाते तो क्या होता, तो हम रेड के जगह पे इंफ्रारेड लाइट लगा देते ट्रैफिक सिग्नल पे, उसका वेवलेंथ इससे भी ज्यादा है। रेडियो वेव देख पाते, रेडियो वेव्स के लाइट लगा देते, ऐसा लाइट जो रेडियो वेव्स एमिट करता हो और दूर से आप देख पाते। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे। इसमें एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम जनरली बोलते हैं वेब नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेब नंबर। समझाता हूं, इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेब नंबर क्या है? देखो, वेब नंबर बेसिकली 1/λ, 1/वेवलेंथ होता है। तो इसको वेब नंबर बोलते हैं और ये आपका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है इसी को हम वेब नंबर बोलते हैं। अब ये क्या है ये चीज? इसको समझ इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वेब नंबर के बारे में हम सीख रहे हैं। इसको सीखने का रीजन ये है, अच्छा आपको सबको ये क्वेश्चन पता है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। ऑल दो मैं डिस्कस करूंगा ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस तरीके से आता है, पर आप सबको पता है ई इक्वल्स टू एच न्यू। नहीं पता है तो अभी पता कर लो, हम इसको आगे क्वांटम मैकेनिक्स में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन में ई फॉर एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब होता है C/λ। करेक्ट? तो हम ऐसा कर सकते हैं ई इक्वल्स टू एच सी मल्टीप्लाई बाई 1/λ, एंड यू नो 1/λ इक्वल्स टू न्यू बार। क्या हम एच सी को कांस्टेंट बोल पाएंगे? एब्सोल्युटली बोल पाएंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। न्यू बार को क्या बोलते हैं? वेब नंबर। ई को क्या बोलते हैं हम?
एनर्जी। तो मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी ऑफ लाइट, कोई भी इनमें से लाइट हो सकता है, ये सारे कोई भी एनर्जी, कोई भी रेडिएशन हो, ये जो रेडिएशन से ये इनके एनर्जी वेव नंबर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना वेव नंबर बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो वेव नंबर होता है इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब बोलोगे सर एनर्जी ऑफ रेडिएशन को यूज करना है तो एनर्जी को यूज कर लो, वेव नंबर से क्यों यूज कर रहे हो? देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में करा जाता है। जनरली हम एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर, एनर्जी को हम ई से नहीं, एनर्जी को हम वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेव नंबर बढ़ना मतलब एनर्जी बढ़ना, तो वी कैन डू इट मैथमेटिकली, वी कैन डू इट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडिएशन की एनर्जी को हम वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एनर्जी से। तो इस वेव नंबर की यूनिट क्या होंगे फिर? डेफिनेटली सीजीएस यूनिट है तो, और ऐसा यूनिट है तो क्या होगा? 1/λ। तो सीजीएस में सेंटीमीटर का इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स एसआई में। तो अगर कहीं पे दिख रहा है सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, डेफिनेटली। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। और अगर आप पूछोगे तो इन दोनों में रिलेशन क्या है फिर इस एनर्जी यूनिट में? सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स के एनर्जी यूनिट में, मतलब ये जो ई और ये, इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो इस इक्वेशन को अच्छे से देखना। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा एक रिलेशन निकालता हूं, रिलेशन बिटवीन, मान लो जूल एंड मीटर इनवर्स, क्योंकि ऐसा ही में करते दोनों। वंस यू नो जूल एंड मीटर इनवर्स, उस मीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन E इक्वल्स टू HC मल्टीप्लाई बाई न्यू बार। ये जो E है इसके यूनिट किस में लिखेंगे हम? जूल में लिखेंगे डेफिनेटली। HC का मल्टीप्लाई करो, HC का वैल्यू हम क्या करेंगे? 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखना एक बार अच्छे से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई C का कितना है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, करेक्ट। मल्टीप्लाई बाई न्यू बार, जो कि मैं बेसिकली इसको बाद में करते हैं, अभी ई रखते हैं यहाँ पे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेटिंग समथिंग, लेट मी कैलकुलेट। सो 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 multiplied by 3 multiplied by 10⁸. That gives us 1.98. E equals to 1.98 into 10⁻⁻25. अगर आप ढंग से देखो, सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे बचा जूल और यहाँ पे मीटर, करेक्ट, इनटू न्यू बार, ये आपको मिल रहा है। ये जो रिलेशन है इसी को देख के आप एनर्जी को जूल और मीटर इनवर्स में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जैसे ये वैल्यू एनर्जी जूल में आएगा और ये वैल्यू बेसिकली ऐसा में करेंगे तो मीटर इनवर्स में आएगा। तो मान लो मुझे इसमें और इसमें कन्वर्जन करना है, तो मान लो जो न्यू बार का वैल्यू है, मान लो x मीटर इनवर्स है। न्यू एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है? एनर्जी का वैल्यू दिया है x मीटर इनवर्स, क्योंकि न्यू एनर्जी का वैल्यू मीटर इनवर्स में भी निकाला जा सकता है और जूल में भी निकाला जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे निकालेंगे, बाकी केस में ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें रिलेशन मुझे निकालना हो कि इसका वैल्यू कितना है, x मीटर इनवर्स, तो मुझे बोला गया कि इस मीटर इनवर्स को जूल में निकालो। कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है, इसके जगह पे x पुट कर दो, कर दिया। ये मीटर इनवर्स और ये देखो मीटर कट गया, तो x इंटू दिस यूनिट बचा जूल, तो एनर्जी का यूनिट जूल में आ गया। उल्टा करते, मान लो दिया है x जूल एनर्जी का वैल्यू, बोला है कि मीटर इनवर्स में निकालो। कैसे निकालेंगे? जूल दिया है तो E का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, हटाओ इसको, x जूल पुट कर दिया। अब देखो ये जूल और ये जूल कट गया, ठीक है। तो इतने मीटर जो है इसको कहाँ लाओगे? x के नीचे लाओगे, तो x
डिवाइडेड बाय 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25। नीचे जूल आएगा, सॉरी नीचे मीटर आएगा, मतलब यहाँ से साइड में लिखेंगे मीटर इनवर्स होगा। ये किसका वैल्यू है? इसका वैल्यू है किसमें? मीटर इनवर्स में आ गया। इस तरीके से आप या तो ये याद कर लो, और इसी तरीका क्या है, आप इसी इक्वेशन को याद रखो एक बार में कि एनर्जी को जूल से मीटर इनवर्स, या फिर अगर सीजीएस में करना है अर्ग से सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों निकाला जा सकता है यूजिंग दिस रिलेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, आगे बढ़ेंगे और विल बी डिस्कसिंग अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट शेल्स है। ओके, ये आपका फर्स्ट शेल है, के शेल, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एक रैंडम एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे आपने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा कि कोई भी एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइट एमिट या एनर्जी एमिट कब होता है और लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है? तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, मतलब दूर के ऑर्बिट से, लोअर एनर्जी ऑर्बिट मतलब पास के ऑर्बिट पे जाम करता है। एक बार जाम करेगा एक लाइन मिलेगा, दो बार जाम करेगा दो लाइन मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं यहां पे, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहां से, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट पे जाम करना है, तो कहां से जाम कर सकता है? सेकंड से फर्स्ट पे जाम कर सकता है, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 6 से 1 पे। करेक्ट? तो मैं 2-3 ही दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दिखा रहा हूं। ऑलराइट, अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को सेकंड पे जाम करना है, तो कहां पे जाम करेगा? सेकंड रहा, ये रहा, इस पे जाम करना है। और एमिशन करना है, एमिशन करना है तो 1 से 2 पे तो जाम नहीं कर, उससे अब्जॉर्प्शन होता है। एमिशन करना है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आना पड़ेगा, दूर से पास आना पड़ेगा। तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 भी होता है पर मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं। देन मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट पे जाम करना है, तो 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3। देन किसी को 4 पे जंप करना है तो 5 से 4, 6 से 4, एंड देन 7 से 4 भी हो सकता है, आई एम नॉट शोइंग। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, और अगर मान लो किसी को 5 पे जंप करना है, 6 से 5, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो कहां पे इलेक्ट्रॉन जाम कर रहा है? 1 पे जाम कर रहा है हायर ऑर्बिट से, 2 पे जाम कर रहा है, इसके बेस पे हम कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे इसमें हम? लेट मी टेल यू। जैसे यहां पे बेसिकली एक होता है हायर ऑर्बिट, जैसे इसको हम N2 बोलता हूं, और एक है लोअर ऑर्बिट जिनको मैं N1 बोलता हूं। हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट पे हमेशा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से, यहां से यहां पे। तो लोअर ऑर्बिट क्या क्या हो सकता है? लोअर ऑर्बिट कैन बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और भी हो सकते हैं। अगर लोअर ऑर्बिट 1 है तो कहां से 1 पे जंप कर सकता है ताकि एनर्जी एमिशन हो? 2 से 1 पे जंप कर सकता है, 3 से 1 पे जंप कर सकता है, 4 से 1 पे जंप कर सकता है, 5 से 1 पे कर सकता है, एंड सो ऑन। 10 ही दिखा रहा हूं मैं। 2 पे जंप करना है इलेक्ट्रॉन को, कहां से करेगा? अच्छा, 1 से भी कर सकता है 2 पे, पर वो एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, हमें एमिशन सीखना है। हमें एमिशन, ये 1 से 2 पे करेगा तो 1 से 2 पे मतलब पास से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम एमिशन की बात करेंगे। तो 2 पे आना है तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे जंप कर सकता है। 3 पे आना है तो 4, 5, 6 से 3 पे आ सकता है। 4 पे आना है तो 5, 6, 7 से 4 पे। 5 पे आना है तो 6, 7, 8 से 5 पे। 6 पे आना है तो 7, 8, 9 से 6 पे, एंड इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाओगे। अब ये जो पहला ऑब्जर्वेशन है सीरीज लाइंस का, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा, कहां से? किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से। इसको साइंटिस्ट लाइमैन ने
डिस्कवर किया, तो इसका नाम है लाइम। इन सारे सीरीज ऑफ लाइंस को हम बोलेंगे लाइमैन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलेंगे? लाइमैन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऑलराइट, क्योंकि इसको 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, मतलब डेस्टिनेशन जब जब 1 है किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, इसको लाइमैन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज बामर। जब डेस्टिनेशन इलेक्ट्रॉन का 2 है तो बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। 3 है तो पैशन, 4 है तो फोन्ड, 5 है तो ब्रैकेट। आई एम सॉरी, इट वुड बी फोन्ड, इट वुड बी ब्रैकेट, ब्रैकेट। फोन्ड, हम्फ्री, 6 है तो हम्फ्री। मतलब ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन का नाम है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से 1 पे आया लाइमैन, 2 पे आया बामर, 3 पे आया फैशन, 4 पे आया ब्रैकेट, 5 पे आया फोन्ड, 6 पे हम्फ्री, और इसके बाद कुछ हुआ नहीं था। पर ऐसे पॉसिबल है, पर उनका कोई नाम नहीं है। याद रखने का शॉर्टकट क्या है? एल बी पी बी पी एच, एल बी पी बी पी एच, ये आपका याद रखने का शॉर्टकट है। अच्छा, सीरीज के बाद क्या है? इनका रीजियन। जो लाइमैन सीरीज के लाइन से, ठीक है, एक एटम के अंदर लाइमैन सीरीज के लाइन मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, जो एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी से जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको लाइमैन सीरीज ऑफ लाइन बोलते हैं। ये देखने को मिलता है यूवी रीजन में, मतलब हम नैकेड आई से नहीं देख सकते उसको। किसमें? यूवी रीजन में। जो लाइट एमिशन होता है उसका वेवलेंथ यूवी लाइट जैसा होता है। यूवी रीजन मतलब इस रीजन पे होता है, हम नहीं देख सकते इसको। कैंसर कॉजिंग, स्किन कैंसर कॉजिंग रेडिएशन, ठीक है। जो बामर है ये विजिबल रीजन पे होता है, मतलब ये हम देख सकते हैं। मतलब ये समझो, जो भी लाइट आप आसपास देख रहे हो, ये विजिबल रीजन के लाइट है। ये बेसिकली बामर सीरीज ऑफ लाइन से, और मतलब उसी लाइट को आप देख पा रहे हो, उसी एनर्जी को देख पा रहे हो जो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, उसको आप देख पाते हो, बाकी किसी को आप नहीं देख पाते हो। देन कमिंग टू इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, और ये होता है फॉर इंफ्रारेड। ऑलराइट, मतलब ये बेसिकली नियर, ये सारे के सारे रीजन इंफ्रारेड, मतलब ये भी हम नहीं देख सकते। हम बस किसको देख सकते? बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को देख सकते हैं, मतलब विजिबल लाइट्स को देख पाते हैं। दैट्स ऑल। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करेगा, तब जो एनर्जी एमिशन होगा, उस एनर्जी, अगर लाइट एनर्जी हुआ, उस लाइट एनर्जी को आप देख पाओगे, अदरवाइज किसी भी लाइट को देख नहीं पाओगे बाकियों में से। एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और बात है, विच इज अगर 2 से 1 पे आएगा तब भी लाइमैन है। एक इलेक्ट्रॉन 3 से फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा तब भी लाइमैन है। 4 से आएगा तब भी लाइमैन है। 5 से, 6 से, 7 से, इन्फिनिटी से 1 पे आएगा, इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तब भी लाइमैन है। तो यहां पे इन्फिनिटी भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब आ कहां पे रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, दैट मैटर्स, रेदर इसका सोर्स क्या है। सोर्स बेसिकली हायर ऑर्बिट होने चाहिए, दैट्स ऑल। पर कौन से हायर ऑर्बिट, इट डजेंट मैटर। लाइमैन हर किसी को हम बोलेंगे। बट 2 से 1 पे आना और इन्फिनिटी से 1 पे आना, आ तो 1 पे रहा है तो लाइमैन है, पर डिफरेंस तो है ना। तो ये डिफरेंस जब है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डिफरेंस को? तो इसको मैं यहां पे दिखाता हूं। जैसे इस बात देखो, ये आपका कौन सा ऑर्बिट है? ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। तो अगर 2 से 1 पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा, ये 2 से 1 पे आएगा, उसको हम बोलेंगे अल्फा लाइमैन, अल्फा लाइमैन। या फिर ऐसा बोलेंगे उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन। अच्छा, 3 से 1 पे आया, ये भी लाइमैन है, पर इसको बोलेंगे बीटा लाइमैन या सेकेंड लाइन ऑफ लाइमैन। अच्छा, तो 3 से 1 है तो गामा लाइमैन या थर्ड लाइन ऑफ लाइमैन। अच्छा, ऐसे करके मान लिया आपको इन्फिनिटी ऑर्बिट है, इन्फिनिटी से यहां पे आया तो क्या बोलेंगे उसको हम? आई एम सॉरी, वेयर इज इट? ओके, या अगर इन्फिनिटी ऑर्बिट से आ रहा है तो देखो, ये 2 से 1 फर्स्ट लाइमैन, 3 से 1 सेकेंड लाइमैन, 4 से 1 गामा लाइमैन,
डेल्टा ओमेगा होता रहेगा। ऐसे इन्फिनिटी से वन पे आया तब क्या होगा, तब भी लाइमैन होगा, कोई डेस्टिनेशन वन है। तो इसको हम अल्फा बीटा गामा खत्म हो जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो डेफिनेटली क्या होगा, लास्ट लाइन होगा ऑफ लाइमैन। समझ में आ रहा है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन होगा। मतलब 2 से 1 पे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लास्ट। फिर से इसमें भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट लाइन ये अल्फा लाइन बामर सीरीज में, सेकंड, थर्ड, ये लास्ट। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। 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 आ रहा है समझ में? कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब क्या है सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ पैशन मतलब कहां से कहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रही है सीखेंगे। ठीक है, इन सबको हम सीखेंगे। यहाँ पे N2 मतलब कहां से, मतलब फ्रॉम विच ऑर्बिट टू N1 मतलब टू व्हाट ऑर्बिट, और टू विच ऑर्बिट, और ये आपको पता लगाना है। देन ऐसा भी हम कर सकते हैं, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट, फोर्थ लाइन ऑफ फोन्ड, ऑल राइट, लास्ट लाइन ऑफ हम्फ्री। अच्छा, गामा लाइन ऑफ पैशन। ठीक है, देन हम ऐसा भी कर सकते हैं, गामा लाइन के बाद ऐसे कर सकते हैं हम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन, देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ मान लो बामर। ऐसे भी हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, इसका मतलब क्या है, बामर मतलब डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए, डेस्टिनेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन का 2 होना चाहिए। 3 से 2 होगा फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन, 4 से 2 होगा बीटा लाइन या फिर सेकेंड लाइन। पूछा क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे जाएगा, 3 से 2 पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। लास्ट लाइन ऑफ पैशन, पैशन का लास्ट लाइन, पैशन कहा है, ये रहा पैशन, डेस्टिनेशन 3। तो 4 से 1 मतलब फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन कैसे होगा, इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 3। ऑल राइट, देन पूछा है थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ये रहा डेस्टिनेशन 4, थर्ड लाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 7 to 4। फोर्थ लाइन ऑफ फोन्ड, फोर्थ लाइन पे आ जाओ, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, मतलब 9 से 5, बहुत इजी है, 9 से 5। देन पूछा है लास्ट लाइन ऑफ हम्फ्री, लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से 6, इन्फिनिटी से 6। आप पॉज करके खुद बताना। गामा लाइन ऑफ पैशन, गामा मतलब अल्फा बीटा गामा, तीसरा पैशन, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 to 3, 6 to 3। समझ में आ रहा है। अब ये थोड़ा और एक्स्ट्रा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो। आपने बोर थ्योरी से ये समझा था, बोर पोस्टुलेट से, कि डेल्टा ई, जस्ट अ सेकेंड, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा, करेक्ट।
मतलब, और ये आपको पता है कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और अगर आपको ये भी याद होगा डेल्टा ई क्या था, डेल्टा ई बेसिकली दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप था। ठीक है, ये जस्ट अ सेकेंड, दो ऑर्बिट के एनर्जी गैप, मान लो ये N2 ऑर्बिट, ये N1 ऑर्बिट, यही हमने किया था। तो इसका और इसका एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप जो होता है इसी को हमने डेल्टा ई बोला था। और जो एनर्जी गैप दो ऑर्बिट का होगा उतना ही एनर्जी का एमिशन होता है जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेगा, और उतना ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेगा। पता है ना? तो जो एनर्जी गैप होता है उतने एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है। तो डेल्टा ई का मतलब यही है। तो लॉन्गेस्ट एनर्जी गैप अगर हुआ तो ये एनर्जी गैप अगर ज्यादा हुआ तो जो वेवलेंथ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, ये लैम्डा छोटा होगा, मतलब लैम्डा शॉर्टेस्ट होगा, मतलब छोटा होगा जब एनर्जी गैप हाईएस्ट है। सो इसके ऐसा बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट लैम्डा मतलब हाईएस्ट एनर्जी गैप डेल्टा ई, एंड लॉन्गेस्ट लैम्डा लोएस्ट डेल्टा ई या स्मॉलेस्ट डेल्टा ई एनर्जी गैप। यहां पे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट लैम्डा, है ना? लॉन्गेस्ट लैम्डा मतलब क्या निकाल देखना है, लॉन्गेस्ट लैम्डा मतलब शॉर्टेस्ट डेल्टा ई। रिलेशन देखो, हाँ, शॉर्टेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट डेल्टा ई। डेल्टा ई स्मॉलेस्ट किस केस में, लाइम एन में स्मॉलेस्ट डेल्टा ई। लाइम एन ये रहा, मतलब फर्स्ट में आएगा। तो 2 से 1 के बीच में एनर्जी गैप कम है, या फिर 3 से 1, 4 से 1, सबसे एनर्जी गैप कम कहां पे, 2 1 डेफिनेटली ये वाला एनर्जी गैप सबसे कम है। इन्फिनिटी से 1 तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है। तो ये जो लॉन्गेस्ट डेल्टा ही यही है। लॉन्गेस्ट मतलब कहां से कहां पे, 2 से 1 पे। तो इसका मतलब है लॉन्गेस्ट पूछा है ना लाइमन में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से 1 पे इलेक्ट्रॉन जंप को। सिमिलरली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट हाईएस्ट डेल्टा ई। एनर्जी का हाईएस्ट होना चाहिए किसमें, बामार में। बामार में एनर्जी का हाईएस्ट कब होगा, बामार ये देखो 2, तो 3 से 2 मतलब कौन सा, ये देखो 3 से 2 शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप। तो इन्फिनिटी से 2 क्या होगा, लॉन्गेस्ट एनर्जी गैप होगा। ये सा नो, तो 2 कहां से, इन्फिनिटी से 2 होगा यहां पे इस वाले केस में। तो इस तरीके से हम अलग अलग ट्रांजिशंस को समझते हैं। क्लियर है? एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं, रीजन पूछते एग्जाम में, देन ये सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा से भी दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये भी आप लिख लेना कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन, बीटा मतलब सेकेंड लाइन, एंड गामा मतलब थर्ड लाइन। और भी ये डेल्टा वेल्टा है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं ना। इसी का एप्लीकेशन यही है कि एक इक्वेशन रेडबर्ग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या करता है, ये बेसिकली बोर थ्योरी से आया हुआ एक नया इक्वेशन है। तो ये मान लो एक न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ये मान लो एक फर्स्ट ऑर्बिट नहीं, कोई भी ऑर्बिट है, ये कोई भी ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट का नाम मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है। तो इसको हम N1 ऑर्बिट बोलते हैं, इसको हम N2 ऑर्बिट बोलते हैं। N2 हायर एनर्जी ऑर्बिट, N1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट, जो हमने अभी यहाँ पे किया था सेम। अब हमें ये जो डेल्टा ई है इसी को निकालना है रेडबर्ग इक्वेशन के थ्रू। अब ये तो हमें निकालना होता है, इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी कर दो, हो जाएगा। पर इसको डिफरेंट तरीके से निकालना है, समझाता हूं कैसे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करेगा, तो एनर्जी एमिशन होगा, कितना होगा, डेल्टा ई क्या होगा, क्योंकि इसका N2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, N1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है। गैप कितना, E2 माइनस E1, सिंपल सी बात है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जंप करेगा, कितना एनर्जी एमिशन होगा, सो द एनर्जी एमिशन when an electron jumps from N2 to N1 orbit is equal to what, delta E, which is nothing but E2 minus E1. और according to Bohr theory डेल्टा ई हमेशा किसका इक्वल होता है, एच न्यू का इक्वल होता है, याद है ना आपको, एच न्यू का इक्वल होता है। और न्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लिए, सिंपल सी बात है।
तो अब E2 का वैल्यू क्या है? एनर्जी एक्सप्रेशन आपको पता है ऑलरेडी। E2 का वैल्यू है आपका माइनस जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड N2 ऑर्बिट, हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रख रहे हैं अभी। E1 का वैल्यू कितना है? जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर इंटू, मतलब अगर एक बोर थ्योरी इसमें हम अप्लाई करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कितना एनर्जी एमिशन करेगा? E2 माइनस E1 एनर्जी एमिशन करेगा। उसका वैल्यू कितना है? H न्यू, डेल्टा इक्वल टू H न्यू, बोर पोस्टुलेट याद करना। अब पुट कर देते हैं इनको वैल्यूज को। सो देयरफॉर E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H न्यू। E2 का वैल्यू कितना है? माइनस जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 का वैल्यू कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, N1 स्क्वायर इंटू 13.6 इक्वल्स टू H न्यू को HC बाई लैम्डा कर लेते। इसको लेफ्ट में लाते, इसको राइट में लेके जाते। HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू, अच्छा देखो, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, ये वाला पैरामीटर दोनों में कॉमन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। करेक्ट। अब इसी को हम 1 बाई लैम्डा अगर निकालें क्या आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई HC यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है। 1 बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं हम? वेब नंबर बोलते हैं ना। अब बोलोगे सर आपको तो एनर्जी गैप निकालना था, आपको वेब नंबर क्यों निकाल रहे हो? थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, जो वेब नंबर होता है यही एनर्जी होता है कहाँ पे? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वेब नंबर ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मैं चाहूँ तो जूल पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? 13.6 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल इस तरीके से निकाला जाता है, मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा एच सी का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? एस आई में 6.626 इंटू माइनस 34 जूल सेकेंड, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर आप ढंग से देखते हो, ये और ये कट गया, जूल जूल कट गया, बचा क्या यहाँ पे? ओनली मीटर बचा है। और उसके बाद नेक्स्ट 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, ग्रेट। अब आई नीड वन मोर स्लाइड फॉर दिस कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे किसका? इसका, 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 तो यहाँ पे मीटर ऊपर जाके मीटर इनवर्स बन जाएगा। और इन सबको कैलकुलेट करने से ऑलमोस्ट करके देखना, ये जो पूरा पैरामीटर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये पूरा पैरामीटर, अगर आप कैलकुलेट पूरा पैरामीटर को करोगे यू विल बी गेटिंग तो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 10970000 मीटर इनवर्स के आसपास। ऑल राइट, मल्टीप्लाई बाई व्हाट? जेड स्क्वायर। याद रखना ये सारी चीजें वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन हो। ओके, अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का एक नाम है, इसको हम बोलते हैं RH, जिसका वैल्यू इतना है। RH के बाद मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का नाम है रीडबर्ग इक्वेशन। और इसमें जो RH है इसका नाम है रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 10970000 मीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेटली SI में। CGS में इसका वैल्यू 109700 सेंटीमीटर इनवर्स CGS में। आपको ये वैल्यू याद रखना है। और ये जब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पे जंप करेगा तो कितने एनर्जी एमिशन होगा, वो भी मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे। इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है,
अदरवाइज ये तो तरीका पता है आपको कि E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H, कितना एनर्जी एमिशन होगा, वो E2 माइनस E1 करने से एक बार में जूल में आ जाता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, उसको फिर जूल बना सकते हो। पर सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है, मीटर इनवर्स में निकालना है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। आगे देखेंगे। नाउ इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके करके करेक्ट। तो ये आपका ऑर्बिट 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक है। ऑर्बिट्स इन्फिनिटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं दैट मैटर्स। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते फिफ्थ ऑर्बिट में। कहां पे? फिफ्थ ऑर्बिट में। और फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहता है, तो इस आने के प्रोसेस में क्या होगा? आने के प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी का एमिशन होगा। और एनर्जी का एमिशन होगा तो जब जब एनर्जी एमिशन होगा तब तब एक लाइन मिलेगा और उससे लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कितने लाइंस मिलेंगे ये आपको निकालना है। और एक बार एनर्जी एमिशन हुआ, कितना एनर्जी एमिशन होता है हर बार आपको पता है? E2 से जब E1 पे, N2 से जब N1 पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। जो h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ये बेसिकली एनर्जी ऑफ अ फोटोन होता है। ऑल्दो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, एनर्जी ऑफ अ फोटोन होता है। तो एक बार अगर E2 से E1 पे जंप किया तो एक फोटोन निकला, उसका एनर्जी सर्टेन होगा, कुछ होगा फिर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेसिकली अगर एक बार एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप किया तो एक लाइन स्पेक्ट्रम मिला, और एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलने का कारण है कि एक फोटोन एमिट हुआ। मतलब जितने फोटोन एमिट होंगे उतने ही स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे या लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। एक बार एमिट हुआ एक लाइन, दो बार एमिट हुआ दो लाइन या दो फोटोन, तीन बार एमिट हुआ तीन लाइन तीन फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड नंबर ऑफ लाइन सेम है। सो नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रा इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। ऑल राइट, ये होता है। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 1 पे जंप करना चाहता है, तो इस प्रोसेस में कितने फोटोन रिलीज होंगे, कितने फोटोन एमिट होंगे, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है, देखते। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी चेक करना है। कैसे करेंगे पॉसिबिलिटी? ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप किया कहाँ पे? फोर्थ पे, है ना। देन 4 से कहाँ पे जंप किया? 1 पे जंप किया। ऐसे कर सकता है। मतलब जितने पॉसिबल ट्रांजिशन 5 और 1 के बीच में हो सकता है सारे ले लोगे। तो इसको करने का एक तरीका है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। कैसे? तो सबसे पहले क्या करो, फिफ्थ से कहाँ कहाँ पे हो सकता है? 5 से 4 पे हो सकता है, 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, 5 से 1 पे। 5 से अगर देखो डायरेक्टली कहाँ पे हो सकता है? 1 पे हो सकता है, या फिर 5 से 4 पे हुआ, फिर 4 से 1 पे हो सकता है। अब 4 से 1 तो मैंने दिखाया नहीं, इसको मैं 4 से दिखाऊंगा। फिर हम 4 से शुरू करेंगे। 4 से 3 पे हो सकता है, जस्ट सेकेंड। 4 से 3 पे हो सकता है, 4 से 2 पे हो सकता है, 4 से 1 पे हो सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे यहां पे 3 से दिखाएंगे। 3 से 2 पे हो सकता है, 3 से 1 पे हो सकता है, फिर 2 से 1 पे हो सकता है। हो गया सारे पॉसिबिलिटीज। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको नहीं समझा कि सर आप तो बोल रहे हो 5 से 1 पे होना है, तो आप ऐसे ऐसे इसको क्यों काउंट कर रहे हो? मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल तरीका कि किस किस तरीके से ये कितने पॉसिबल जंप पॉसिबल है, उसके बेस पे जितने पॉसिबल जंप होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, उतने स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगे। समझाता हूं। 5 से 4 पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है पहले, मतलब आना कहां पे? आना 5 से 1 पे है, पर कैसे आएगा? पहले 5 से 4 पे जंप किया,
फिर 4 से 3 पे जंप किया, फिर 3 से 2 पे जंप किया, फिर 2 से 1 पे जंप किया, आ गया ना 1 पे। पर कितने बार जंप किया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कितने लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे? चार मिलेंगे ना। एक बार जंप करने से एक लाइन स्पेक्ट्रम या एक फोटोन एमिट होता है, तो 4 फोटोन एमिट होगा या 4 लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अच्छा, अगर 5 से सीधा 1 आ गया तो नो प्रॉब्लम, एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक फोटोन रिलीज होगा। तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। तो इस तरीके से हमेशा आपको ड्रॉ करके देखना होता है। अगर 5 से 1 पे बोला है तो एक काम करो, ऐसे 5 to 1 ड्रॉ कर लो। 5 से पहले 5 से जहां जहां पे पॉसिबिलिटी शो कर दो, फिर 4 से जहां जहां पॉसिबिलिटी शो कर दो, 3 से जहां जहां पॉसिबल है, 2 से जहां जहां पॉसिबल है शो कर दो, इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हैं? 10 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितने हैं? वो भी 10 है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। घुमा के कैसे पूछेंगे? घुमा के पूछने का तरीका ये है, पूछेंगे बताओ जब एक इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आएगा, कितने सारे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मत बताओ, नंबर ऑफ लाइमैन सीरीज के लाइन बताओ। नंबर ऑफ लाइमैन सीरीज के लाइन बताओ। समझ में आ रहा है? लाइमैन सीरीज के लाइन तब मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने बार जंपिंग हुआ है? ये एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ है, चार बार हुआ है। कहां से हुआ है डजेंट मैटर, हायर एनर्जी होनी चाहिए बस। एक, दो, तीन, चार, तो ये हो गया 4। अच्छा, नंबर ऑफ लाइमैन की जगह पे मान लो ऐसा पूछ लिया, विजिबल लाइन बताओ, विजिबल लाइंस बताओ। बोलो विजिबल लाइंस क्या है? बताओ। अच्छा, विजिबल लाइंस का मतलब है बामार सीरीज का लाइन पूछ रहे हैं, जो कि विजिबल रेंज पे होता है। मतलब 2, डेस्टिनेशन 2 देखना है हमें। 2 मतलब ये रहा, देखो कितना, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो 3 हो गए। नंबर ऑफ पैशन लाइन बताओ कितने हैं? पैशन मतलब 3, 3 मतलब ये रहा, 3 पे देखो ढंग से, एक ये रहा, दो ये रहा, और नहीं है, दो, एंड सो ऑन। तो कभी कभी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, टोटल फोटोन एमिटेड पूछ लेते हैं। कभी कभी लाइमैन सीरीज के लाइन है, लाइमैन के फोटोन एमिटेड पूछ लेंगे। तो इस तरीके से आप निकालोगे इसको ड्रॉ करके। इसके शॉर्ट फॉर्मूलेस भी होते हैं, पर कितने फॉर्मूले से याद रखोगे, समझो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा। हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोर थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। When an electron makes transition from fifth excited state से first excited state, पर ये समझ लो, fifth excited state का मतलब है N2 इक्वल टू 6, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है N1 इक्वल टू 2। तो 6 से 2 आना है, 6 से 2 आना है। तो हम फटाफट देखो क्या करेंगे, टाइम बचाओ। फर्स्ट ऑर्बिट, अब मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट। इस तरीके से हमें करना है। मैं आप इतना ऑर्गेनाइज करोगे नहीं, आप बस फटाफट आंसर निकालोगे। मैं अच्छे से इसको दिखा रहा हूं, ग्रेट। तो 6 से 2, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 2, 6 से, ये 6 जो है इससे 2 पे जाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहली बात तो आप 6 से डायरेक्ट 2 पे जाओ, या फिर ऐसे करो, 6 से पॉसिबल कहाँ पे, 6 से 5 पे, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2 हो गया। नेक्स्ट 5 से 3, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2 हो गया। देन 4 से 3, 4 से 2, आई एम सॉरी, 4 से 3, 4 से 2 हो गया। एंड अगेन 3 से 2, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी टोटल पॉसिबल है 10। तो इस तरीके से आपको हमेशा निकालना है। विद इन 1 मिनट आप ये निकाल सकते हो, नीट में भी निकाल सकते हो इवन, ठीक है। और जेई में तो टाइम मिल ही जाएंगे आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, इसमें क्या पूछा था? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वाओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम इन लाइमैन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन किया था। कहां से कहां मिला था? 2 से 1। शॉर्टेस्ट करेंगे तो इन्फिनिटी से 1 आएगा, है ना। तो
ये दिया हुआ है कि अगर n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, n2 यहाँ पे, n1 यहाँ पे, इन्फिनिटी से जब मान लो 1 पे आ रहा है, लाइमैन है तो 1 पे आएगा। तो इसका जो लैम्डा है वेवलेंथ वो लैम्डा है, मतलब इसके लिए जो एनर्जी जिस जो वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लैम्डा। हम डेफिनेटली रीडबर्ग इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो बताओ पूछा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। लॉन्गेस्ट बामर मतलब क्या, शॉर्टेस्ट ऑफ बामर मतलब क्या, इन्फिनिटी से 2। लॉन्गेस्ट क्या होगा, 3 से 2, है ना। 3 से 2 बामर का मतलब 3 से 2, 3 से 2 का ये लैम्डा गिवन है और ये लैम्डा निकालना है। वो भी किसका, देखो दोनों चीजें डिफरेंट है। पहले वाले जो है ये हाइड्रोजन एटम का, और दूसरा वाला जो है वो हीलियम प्लस का। देखो यहाँ पे दिया है हीलियम प्लस। बी केयरफुल। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत ईजी है। पहले रीडबर्ग इक्वेशन को लिख लो। 1 बाई लैम्डा मतलब न्यू बार होता है आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2। ये देखो इन जनरल रीडबर्ग इक्वेशन है, और इसी को हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, करेक्ट। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा लैम्डा ही है तो 1 बाई लैम्डा रखेंगे इक्वल्स टू आर एच का वैल्यू कितना है, आर एच को हम आर एच रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आर एच हमेशा कांस्टेंट है। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर मतलब ऐसे ही। n1 का वैल्यू कितना है 1, n2 का वैल्यू है इन्फिनिटी, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी होता है, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। बेसिकली ये पूरा पैरामीटर कट जाएगा 0 हो गया। 1 बाई 1 मतलब 1 मतलब रहना ना रहना इक्वल है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। तो अगर आप इस जगह से लैम्डा निकालते हो इट बिकम्स 1 बाई आर एच, सिंपल सी बात है। या फिर सिंपली बोलूँ तो अगर आप इस जगह से आर एच निकाल लेते हो इट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, आर एच निकाल के रख दो। अब दूसरे वाले केस में अप्लाई करते हैं, इस वाले केस में फिर से 1 बाई लैम्डा जो हमें निकालना है इस बार लैम्डा का वैल्यू इक्वल्स टू, ऐसे इस बार लैम्डा नहीं लैम्डा प्राइम कर लेते क्योंकि इसका लैम्डा डिफरेंट होगा, इसका लैम्डा मुझे निकालना है। तो 1 बाई लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, आर एच रहने दो इनटू, इस बार हीलियम के लिए जेड वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, और 1 बाई कहाँ से कहाँ पे n1 का वैल्यू कितना है 2, n2 का वैल्यू कितना है 3, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। तो अब आर एच का वैल्यू 1 बाई लैम्डा होता है, देखो यह हमने पहले निकाल के रखा था, कांस्टेंट आर एच का वैल्यू हमेशा, इनटू 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा ऊपर एलसीएम करने के बाद, दैट गिव्स यू हाउ मच वैल्यू, तो 4 बाई लैम्डा और इसके अंदर 5 डिवाइडेड बाई 36, करेक्ट। नाउ इस वाले केस में हमें 1 बाई लैम्डा का वैल्यू मिल गया, तो देयरफॉर इससे अगर हम लैम्डा प्राइम निकालेंगे कितना आएगा, तो 4 से इसको कर करो 9 हो जाएगा, तो 9 लैम्डा बाई 5। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस, हाँ वो है ना ऑप्शन 2 9 लैम्डा बाई 5। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये भी एक जेई के क्वेश्चन है 2024 के। देखो इसमें क्या पूछा है, सीधा पूछ लिया है, लाइन सीरीज ऑफ लाइन पूछा है हाइड्रोजन के लिए और रीजन पूछा है। लाइमैन मतलब क्या होगा आपको पता है, यूवी, तो जस्ट यूज दिस लाइमैन यूवी, ठीक है। बामर क्या, विजिबल। पैशन क्या, बाकी सारे इंफ्रारेड, पैशन भी इंफ्रारेड, फोन भी इंफ्रारेड। तो हमें पैशन फोन देखना नहीं, हमें बस ए और बी देखना है। ए का क्या होता है 2, ए का 2, ए का 2 दो ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन ए का 2, और बी का देखना है बामर 4, बी का 4, यही ऑप्शन है, ये भी गलत। तो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तो दोनों के लिए करेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन विच इज दिस। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब जिसका जेड हमेशा 1 है, व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 6। ओके, मतलब हाइड्रोजन एटम के केस में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी में 2 से 3, एक पॉसिबिलिटी में 4 से 6, करेक्ट। मतलब 2 से 3 मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो वाला केस, 4 6 मतलब इन दोनों के जो एनर्जी गैप है इनका केस।
अब इस बात देख लो, सिंपली समझो, हमें बेसिकली वेवलेंथ पूछा गया है, राइट? तो बहुत ईजी है, कैसे करेंगे? हम जो हायर एनर्जी है इसको हमेशा N2 मान लेंगे, एनर्जी गैप या लैम्डा वेवलेंथ निकालने के लिए, और जो लोअर है उसको हम N1 मान लेंगे। अब बोलोगे सर पर यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे तो एमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो याद करना लास्ट में हमने क्या किया था, ये N1 था, ये N2 था। हायर एनर्जी को हमने N2 माना था, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिट को हमने N1 माना था। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एमिशन ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। बट दो एब्जॉर्प्शन का वैल्यू डेल्टा आई या एमिशन का वैल्यू डेल्टा आई, ये दोनों केस में सेम होगा, एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो, क्योंकि एनर्जी गैप तो N1 N2 में सेम ही है ना। तो इसलिए हमेशा अगर वेवलेंथ निकालना है, कैलकुलेशन में नेगेटिव ना आए, इससे बचने के लिए N2 जो हायर ऑर्बिट है उसका N2 उसको मानोगे, लोअर ऑर्बिट जो है उसको N1 मानोगे। सेम इज टू ओवर हेयर, क्योंकि यहाँ पे 4 से 6 मतलब एनर्जी एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है? तो बेसिकली ये आपका लोअर वैल्यू है तो N1, हायर वैल्यू तो N2। इस पर्टिकुलर केस में आपको लैम्डा 1 मान लो वेवलेंथ है, इस पर्टिकुलर केस में मान लो लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का आपको रेशियो निकालना है। तो रीडबर्ग इक्वेशन के हिसाब से 1 बाई लैम्डा 1 क्या होगा? आर एच जेड स्क्वायर, जेड तो 1 है तो जेड स्क्वायर भी क्या होगा? हमेशा 1 होगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। 1 बाई N1 स्क्वायर, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। और यहाँ पे 1 बाई लैम्डा 2 कितना आएगा? आर एच इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, करेक्ट? सो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो इसको, तो यहाँ पे एलसीएम करने से क्या आएगा? 1 बाई लैम्डा 1 का वैल्यू, यहाँ पे आर एच रहने दो, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे सॉल्व करो, 1 बाई लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आएगा? आर एच का वैल्यू 1 बाई 16, सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाई 36, दैट गिव्स यू 36 माइनस 16, यू गेट दिस। नाउ अगर आप इसमें से लैम्डा 1 का वैल्यू निकालोगे, यू विल बी गेटिंग, सो इसका वैल्यू क्या है? 36, और इसका वैल्यू क्या है? 5 इंटू आर एच, तो 36 डिवाइडेड बाई 5 आर एच। और इसमें से अगर आप लैम्डा 2 निकालोगे, यू विल गेट, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, सो आई विल बी कीपिंग इट एज यूजुअल, 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करने से 20 आर एच। अब मुझे लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो निकालना है, सो इस जगह से देयरफॉर, तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है बीच में, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आएगा? 36 बाई 5 आर एच, डिवाइड तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आर एच ऊपर जाएगा, और नीचे 16 मल्टीप्लाई बाई 36। सबसे पहले देखो, पहली बात तो ये 36 उड़ गया, आर एच उड़ गया, 5 से यहाँ पे 4, 4 से यहाँ पे 4, तो 1 बाई 4 बचा, ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अंडरस्टूड? दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिकली ये समझना है कि बोर थ्योरी का जो लिमिटेशन है उसका मतलब क्या था, और उस लिमिटेशन को रिजॉल्व कैसे करा जाएगा आगे। बोर थ्योरी का जो लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन मैंने आपको बताया था। पहला लिमिटेशन क्या था? पहला लिमिटेशन ये था कि ये बोर थ्योरी लाइन स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर देता है, बट फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये क्या है फाइन स्पेक्ट्रम? एट द सेम टाइम जीमैन स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। व्हाट आर दिस इफेक्ट्स, ये भी सीखेंगे, ये हम बाद में समझेंगे हाइजेनबर्ग क्या है। बट अभी के लिए दोनों लिमिटेशन हमें अच्छे से समझना है कि ये लिमिटेशन का मतलब क्या है, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है और ये एक ऑर्बिट है। मान लो ये n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट है, n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करता है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा, आप मुझे बताओ इस प्रोसेस में जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कितने लाइंस मिलेंगे? एक बार जंप कर रहा है ना, एक लाइन मिलेंगे। एक बार जंप कर रहा है तो एक लाइन मिलेंगे। परफेक्ट, एक लाइन मिलेंगे। ऐसे मोटा करके दिखाया मैंने थोड़ा सा। अच्छा, कितने फोटोन मिलेंगे?
एक फोटोन निकलेंगे। यही तो सीखा ना थोड़ी, एक बार जंप करेगा तो एक फोटोन या एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये जनरली होता है। बट जब इस लाइंस को या फिर जब इस एक्सपेरिमेंट को, ये जनरली एट लोअर रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला। जब इसी एक्सपेरिमेंट को हम हायर रेजोल्यूशन में करेंगे, उस केस में क्या होगा? तो जब 2 से 1 पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमने देखा हायर रेजोल्यूशन पे क्या देखा, लेट मी शो यू, कि जो ये एक लाइन है ये बेसिकली एक लाइन नहीं है। अगर आप दूर से देखो, अगर आप ऐसे देखो, बस देखो, आपको अभी भी दिख रहा होगा ये तो एक ही लाइन है। बट जब हायर रेजोल्यूशन पे देखा तो ये एक लाइन नहीं था। ये जो एक लाइन था ये मल्टीपल लाइन से बना हुआ था। अगर आप देखो ढंग से, एक लाइन के अंदर मल्टीपल लाइन छुपा हुआ था। तो इसको मैं डिलीट करता हूं और मैं इसको थोड़ा गैप देके दिखाता हूं। एक लाइन के अंदर मल्टीपल लाइंस थे इस तरीके से। मतलब नंबर वंबर पे मत जाओ अभी। मतलब जिसको हम पहले एक लाइन समझ रहे थे वो एक लाइन नहीं था, मल्टीपल लाइन था। अब ये हायर रेजोल्यूशन में देखने को मिल रहा है। और ये सारे लाइंस क्या है, अगर आप बहुत दूर से देखोगे, देखो ये लग रहा है एक ही लाइन है, ऐसे मोटा सा एक लाइन, पर वो एक लाइन नहीं, बहुत सारे लाइन से बना हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे एक बार ही तो, एक ही बार एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। अगर एक ट्रांजिशन पॉसिबल है तो 2 3 लाइन 4 लाइन ऐसे कैसे मिलेगा भाई? एक लाइन तो मिलना चाहिए ना। हमने तो अभी सीखा एक ट्रांजिशन के लिए एक लाइन, कि ये कंसेप्ट गलत था? नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट सही था, एक ट्रांजिशन के लिए एक लाइन। तो अगर मल्टीपल लाइन मिल रहा है जो कि एक लाइन के अंदर छुपा हुआ है, जो कि जनरली दिख नहीं रहा लोअर रेजोल्यूशन पे, हायर रेजोल्यूशन पे दिख रहा है, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल टू 1 पे एक नहीं मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब ये कैसे होगा? 2 से 1 पे तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोचेगा ना सर 1 से 2 पे भी तो होगा, नहीं, ये नहीं सोचना है। हमें एमिशन की बात करनी है, मतलब दूर से पास आएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम बोलते फाइन स्पेक्ट्रम। इसी को हम बोलते फाइन स्पेक्ट्रम। फाइन स्पेक्ट्रम मतलब ये होता है कि एक लाइन स्पेक्ट्रम फाइनली डिवाइड हो जाता है मल्टीपल लाइन स्पेक्ट्रम में। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और जब एक लाइन स्पेक्ट्रम देखा गया, एक लाइन नहीं है, वो मल्टीपल लाइन से बना हुआ है। मल्टीपल लाइन से बना हुआ है मतलब मल्टीपल लाइन कहां से आएगा? मल्टीपल ट्रांजिशन से आएगा। पर 2 और 1 के बीच में तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, मल्टीपल ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल होगा? नील्स बोर ने बोला आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। ये होता है फाइन स्पेक्ट्रम। थोड़ा हिंट देता हूं, अगर मल्टीपल लाइंस मिल रहा है मतलब 2 और 1 के बीच में मल्टीपल ट्रांजिशन हो रहा है। पर ये आप बोर थ्योरी से या फिर यहां से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सो टू एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम, एक और एटॉमिक मॉडल केम, जिसको हम बोलते हैं सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल केम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि 2 और 1 के बीच में दिख तो रहा है एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल कैसे होगा? इस शेल से जब इस शेल पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इस ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल कैसे है? बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन दिख रहा है तो एक ही लाइन मिलना चाहिए, पर वो एक लाइन मल्टीपल लाइन से बना हुआ है। और इसी मल्टीपल, जब एक लाइन मल्टीपल लाइन से बना हुआ होता है तो दूर से लगता है कि एक एक लाइन फाइनली डिवाइड हो गया है, तो इसलिए इसका नाम है फाइन स्पेक्ट्रम। तो फाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? कैसे मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल होगा 2 और 1 के बीच में? मतलब यहां से यहां पे जो कि एक ही दिख रहा है, एक ही हो सकता है, मल्टीपल कैसे पॉसिबल होगा? सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल इसके बारे में बात करेगा। समझ में आ गया फाइन स्पेक्ट्रम क्या है और बोर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका एटॉमिक मॉडल लिमिटेड है। आगे हम सीखेंगे सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल पे ये फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक और लिमिटेशन था बोर एटॉमिक मॉडल का, विच वाज जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। देखो ये जीमैन स्टार्क इफेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे एक एटम है, अगेन इसमें ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मान लो सेकंड ऑर्बिट है, तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2।
अब एक इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 पे जंप करेगा तो कितने लाइंस मिलेंगे? अब बोर थ्योरी में ही सिंपली सोचो, अब फाइन स्पेक्ट्रम में मत जाओ। अगर जंप करेगा तो क्या होगा? हमें लाइंस मिलेंगे, जैसे एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। हाँ, वो हायर लोअर रेजोल्यूशन में मत जाओ, मान लो हम जनरल नॉर्मल रेजोल्यूशन पे देख रहे हैं, लोअर रेजोल्यूशन पे तो एक लाइन मिलेंगे, ठीक है। लोअर रेजोल्यूशन पे एक लाइन मिलेंगे, हायर लोअर पे मत जाओ, फाइन स्पेक्ट्रम पे अभी मत जाओ। अब सेम एटम को अगर हम एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये जो फील्ड है ये एक इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखेंगे सेम एटम, फिर देखा गया कि जो एक लाइन पहले जो मिल रहा था, ये एक लाइन मल्टीपल लाइन पे टूट गया। ऐसे मल्टीपल लाइन पे मान लो ऐसे 2 लाइन पे टूट गया। कब? पहले क्या था? एटम के आसपास कोई भी फील्ड नहीं था, नो फील्ड। पर जब भी फील्ड हमने क्रिएट किया एटम के आसपास, तो एक लाइन क्या हुआ? एक लाइन मल्टीपल लाइन पे टूट गया। एक लाइन था 2 लाइन पे। अब यहाँ पे देखो, हर चीज लोअर रेजोल्यूशन पे ही हम कर रहे हैं, हायर रेजोल्यूशन पे नहीं कि आप यहाँ पे फाइन स्पेक्ट्रम को भी लाके मिक्स करोगे। डोंट मिक्स दिस टू कंसेप्ट। इसकी बात कर रहे हैं हम, एक ट्रांजिशन एक लाइन। पर ये एटम अभी कोई किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो एक ट्रांजिशन होगा तो एक लाइन मिलेगा, एक ट्रांजिशन एक लाइन। पर इसी एटम को उसी एक ट्रांजिशन के लिए 2 लाइन मिल रहा है। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं, इसमें से एक इफेक्ट को बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, एक को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट कब बोलेंगे? व्हेन लाइंस आर गेटिंग splitted इन प्रेजेंस ऑफ 2 फील्ड हो सकता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाइन इस तरीके से एक लाइन 2 लाइन पे स्प्लिट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ, और सेम चीज जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे ज़ीमैन इफेक्ट। दैट्स ऑल। तो एक लाइन मल्टीपल लाइन पे टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ज़ीमैन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो ये भी समहाउ ये फाइन स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर 2 से 1 पे एक ही ट्रांजिशन हो सकता तो एक ही लाइन मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैं किधर भी रख दूं, अगर मोर देन 1 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो 2 लाइन मिल ही नहीं सकता। मतलब समहाउ यहां पे भी 2 लाइन मिलेंगे, मतलब 2 ट्रांजिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सो टू एक्सप्लेन, इसके लिए ज़ीमैन इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट का अलग एक्सपेरिमेंट है। दिस एज वेल सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल कैन बी यूज्ड। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करा जा सकता है, एटॉमिक मॉडल को यूज करा जा सकता है टू एक्सप्लेन दिस ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। तो ये वाला कब हो रहा है? ये लोअर हायर रेजोल्यूशन वाला गेम है। ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाला गेम है। करेक्ट। तो इस तरीके से Bohr theory gets failed in few cases, but still Bohr theory has a great significance. So that's why Niels Bohr got Nobel Prize in Physics for his Bohr atomic model. All right. That's all about this lecture. In the next lecture हम Sommerfeld atomic model को समझेंगे। ठीक है। And again remember, always try to visualize things. अगर आप visualize नहीं कर पाओगे समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।